हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम 48 वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम 1979 से, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वर्ष 1979 से लेकर के 2026 तक वर्तमान समय तक की जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, हम सारे पीवाईक्यूज का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम 6 पार्ट में इसको कर चुके हैं। ये 7वां पार्ट है, इसके बाद 8वां पार्ट आएगा, क्योंकि उस समय जो है 200 के लगभग प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें हम 25-25 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो उससे आप पार्ट का अंदाजा लगा सकते हो कि 8 पार्ट के लगभग बनेंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसकी संख्या हम और भी बढ़ा देंगे, मतलब 25 के अलावा आप कहोगे तो मैं इस पे 50 क्वेश्चन भी ले सकता हूँ। अभी क्या है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का समय नहीं है, अभी हम मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम कम क्वेश्चन पे ही काम चला लेंगे, अपना प्रैक्टिस हमारी बनी रहे। क्योंकि आप देख ही रहे हो वर्तमान समय में जिस तरह का पेपर सेट हो रहा है, उस तरह से अगर हम अभी से प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो खैर आप लोग बोलोगे तो इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये मैं दिसंबर के बाद इसकी संख्या वैसे भी बढ़ा दूंगा। अभी हम 25-25 या 30-30, 40-40 लेकर के चलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा हम इसकी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। दिसंबर से पहले भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 151 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 151 से 175 तक इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो 151 नंबर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो दोस्तों। खैर, आपको शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस और कोआला भालू आयात करने के लिए कहा गया है। ये 1979 का क्वेश्चन है, तो इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अभी भी इसी टाइप के कुछ ना कुछ प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, अब शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस, कोआला भालू को लेकर के यूपीएससी चाहेगा तो कुछ प्रश्न आपसे बना सकता है इससे घुमा करके। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस और कोआला भालू आयात करने के लिए कहा गया है। आप किस देश का चयन करेंगे जहां आपको ये तीनों जीव मिल सके। ठीक है, ए नंबर जापान, बी नंबर ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर न्यूजीलैंड, डी नंबर कनाडा। आप बताइए इनमें से कौन सा देश होगा। इसका आंसर होगा वैसे बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हम इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो, चाहो तो मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। आप कहो तो मैं पढ़ देता हूँ। किसी बच्चे का कमेंट नहीं आता दोस्तों, तो मैं इसीलिए पढ़ता नहीं हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इसको पढ़ भी दूंगा। ठीक है, बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। प्लेटिपस भी एक जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है। कोआला भालू भी आपने देखा होगा, ये मुख्य रूप से केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। पाए जाने वाले अद्वितीय जीव हैं, यूनिक जो है जीव हैं। ठीक है, यद्यपि शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच मूल रूप से अफ्रीका का जीव है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इसका व्यावसायिक रूप से पालन फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, तीनों जो एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे उपयुक्त देश है। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं हम। 152 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर में आपको सबसे अधिक सूर्य प्रकाश किस स्थान पर मिलेगा। 6 क्लास के एनसीईआरटी में भूगोल की ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ए नंबर कन्याकुमारी, बी नंबर पुणे, सी नंबर कलकत्ता, डी नंबर लेह। अब इनमें से कौन सा होगा, आपको पता होगा, भारत का आप मैप बनाओगे तो कन्याकुमारी सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो लगभग भारत को मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, 23.5 अंश। और दक्षिण में आप जाओगे, मतलब आप अगर पृथ्वी को ऐसे बांटोगे तो ये जो है आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। ठीक, ये आपकी मकर रेखा 23.5 अंश। ठीक है, ये आपकी 23.5 अंश उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ इसको। ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अब आपको सूर्य जो है क्या होगा, पृथ्वी हमारी जो है, जब हम दिसंबर के समय होंगे तो दिसंबर के समय सूर्य क्या है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ रहा होगा। तो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर जो है डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होंगी। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी, तिरछी पड़ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी को आप बना लोगे ना, पृथ्वी को इस तरह से आप बनाओगे, इस तरह से ये, तो ये जो है सूर्य की किरण, सूर्य यहाँ है तो ये मकर रेखा यहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा ये पड़ेगा, कर्क रेखा ये पड़ेगा। ठीक है, तो मकर रेखा पर सीधे किरणें ऐसे पड़ रही होंगी। ठीक है, इस तरह से आप अगर बांटोगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखोगे तो जो आपका कन्याकुमारी है, ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिण पे ही पड़ेगा। अब अगर इसको यहाँ से अगर 0 डिग्री बना देते और सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर लगभग लगभग सूर्य प्रकाश यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ कन्याकुमारी सबसे उपयुक्त आंसर। बाकी पुणे ऊपर मिलेगा, कलकत्ता आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और लेह आपका उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कर्क रेखा के भी ऊपर होगा। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। कन्याकुमारी सबसे नीचे है, तो इस पर तिरछी निगाहें पड़ेंगी, तो तिरछी,
लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य प्रकाश इसमें थोड़ा ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें दिसंबर में आपको सबसे अधिक सूर्य प्रकाश किस स्थान पर मिलेगा? इसके ऊपर वाले स्थानों पर जल्दी रात हो जाएगी, दिन बहुत कम समय का रहेगा। यहाँ पर इनकी ऊपर की अपेक्षा, ऊपर के स्थानों की अपेक्षा कन्याकुमारी में जो है दिन का समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो। बाकी आगे चलते हैं हम, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कन्याकुमारी इसका आंसर है। दिसंबर के महीने में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। भारत में उत्तरी गोलार्ध में स्थित, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दिसंबर में भारत के उत्तरी क्षेत्रों जैसे लेह में दिन छोटे होते हैं और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। वह इस वजह से दिसंबर के महीने में भी यहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा, ऊपर के अन्य स्थानों की अपेक्षा तुलना में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ रही हैं ऊपर की अपेक्षा, और सबसे अधिक लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग मुझसे कहोगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन इस पे देखिए समय ज़्यादा जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, क्योंकि पढ़ने पे समय जाएगा, आप भी इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, तो हम इस पर जो है समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या आप लोग बताइए। आप लोगों को इसको मैप में देखना है, ठीक है, और इसका आंसर बताना है। ए 5 राज्य, बी 6 राज्य, सी 7 राज्य, डी 8 राज्य। इसको आप लोग मैप में बताइए, मैप में आपको देखना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, चलो दिखाई देते हैं इसका आंसर। बाकी इसको आप जो है मैप में देखना, ठीक है। ऐसी लोकेशन वाली चीजें हमेशा मैप में देखा करिए, एटलस में देखा करिए, जिससे क्या हो कि आपकी समझ विकसित होगी, आपको और भी जानकारियां वहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जब मानसून स्टार्ट होता है तो कौन सी फसल बोई जाती है, आपको पता ही होगा। ए नंबर रबी फसल, बी नंबर खरीफ फसल, सी नंबर नकदी फसल, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा खरीफ फसल ही होती है। अब खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसको कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना। 154 का खरीफ फसल होगा, ठीक है। खरीफ फसलें मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। उदाहरण जैसे धान, अब चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन, आपको पता है कि ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, ठीक है। और रबी फसलों में कौन सी फसलें आपको पता है, कौन कौन सी फसलें आएंगी? इसमें गेहूं, चना, सरसों वगैरह आदि आएंगी, ठीक है। ये सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च के आसपास काटी जाती हैं। नकदी फसलों में आपको पता है गन्ना, कपास वगैरह नकदी फसलों में आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फसलों का बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें फसलों के पैटर्न के बारे में यूपीएससी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ब्लैक पगोडा है, स्थित है, कहाँ स्थित है? ए मिस्र में, बी कोणार्क में, सी मदुरै में, डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता ही होगा कि ब्लैक पगोडा बहुत चर्चित मंदिर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता है, उसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, यह लिखा हुआ है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा को, मतलब उड़ीसा में स्थित है, को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये फिर से घुमा करके प्रश्न पूछा गया है, आप देख लेना आगे के प्रश्न अगर आपने हल किए होंगे तो। मैंने कहीं देखा था किसी वर्ष के पेपर में, हाल के वर्षों में ये कुछ ना कुछ घुमा करके पूछ लेता है, इसलिए तो इसको ध्यान रखना। इसके काले रंग के पत्थरों और गहरे रंग के कारण यूरोपीय नाविकों द्वारा इसे यह नाम दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से उष्मीय ऊर्जा या थर्मल पावर पर निर्भर है? उस समय का प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आप जल्दी वैसे कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर बी है, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से थर्मल पावर यानी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भर है। यहाँ कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% से अधिक हिस्सा थर्मल ऊर्जा से प्राप्त आता है, ठीक है। इस राज्य में दुर्गापुर, कोलाघाट, फरक्का और बक्रेश्वर जैसे प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं। इसके विपरीत केरल मुख्य रूप से केरल में जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर निर्भर है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु के पास पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक विविध मिश्रण है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु, अगली बार यूपीएससी हो सकता है कि ऐसे पैटर्न को घुमा करके पूछ ले, तो थोड़ा सा आपको नज़र रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल संसाधन मौजूद है? ए केरल, बी नागालैंड, सी असम और डी मेघालय। तो इसका आंसर सबको पता होगा, सी ही होगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। बीच बीच में मन करेगा तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही इसीलिए मैं डिस्कस मतलब थोड़ी सी डिस्कस को ही मैंने जोड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वैसे पीडीएफ आपको दी जाएगी, आप चाहो तो पीडीएफ में पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर पॉज करके भी पढ़ सकते हो, और बीच बीच में मैं इसको बताता भी रहूँगा। तो असम इसका आंसर है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहाँ तेल संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, ठीक है। भारत में कच्चे तेल की खोज सबसे पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम के डिगबोई में हुई थी। डिगबोई रिफाइनरी भारत और एशिया की सबसे पहली तेल रिफाइनरी है, ठीक है। असम के अन्य प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति एकड़ वन संपदा, प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ वन संपदा की उपज सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी असम। इसका आंसर भी बताइए जल्दी से मुझे, कई लोगों को पता भी होगा। इसका वैसे आंसर सी है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर वन संपदा की उपज का तात्पर्य किसी निश्चित वन क्षेत्र में, मान लो ये निश्चित वन क्षेत्र में जीवित पेड़ों के कुल वॉल्यूम से, आयतन से होता है। जीवित पेड़, जितने पेड़ यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, जीवित हैं, हरे भरे हैं, ठीक है। वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में केरल में प्रति हेक्टेयर वन संपदा का घनत्व और लकड़ी का आयतन, टिम्बर वॉल्यूम सबसे अधिक पाया जाता है। ऐसा यहाँ पाए जाने वाले घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कारण है, ठीक है। कुल वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, ये तो आपको पता ही होगा। कुल वन क्षेत्र के मामले में, टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र, पर एकड़ प्रति एकड़ उत्पादकता या उपज के मामले में दिए गए विकल्पों में केरल शीर्ष पर है, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। भारत में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत किसका है? भारत में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत किस जनजाति का है, ठीक है, किसका है? ए भील का, बी संथाल का, सी साफ का, डी नागा का, ठीक है। यहाँ कुछ और होगा, ऑप्शन इसको काट दो, तीन ही ऑप्शन हो सकता है यही हो, क्योंकि कई बार क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश से जो है हम लोग हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं, और जहाँ से इंग्लिश के भी मैंने क्वेश्चन उठाए वहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। अब इनको हम जब ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी भी ट्रांसलेट करता है, तो हम लोग भी मैंने ट्रांसलेट कर किया हुआ है, एक लड़के को लगाए हुए हैं, एक इसमें व्यक्ति लगा हुआ है जो इसको ट्रांसलेट करता है। जब ट्रांसलेट करता है तो कई बार क्या होता है कि कई बार इंग्लिश की ही शब्दावलियाँ गलत होती हैं, क्योंकि हम इस पर काउंटर चेक भी कराते हैं, तो इसमें इंग्लिश की शब्दावलियाँ गलत होती है, तो इस कारण से हिंदी में भी गलत आ जाता है, ठीक है। तो आप इससे परेशान मत होना, क्वेश्चन हम अगर गलत भी होगा तो दूसरे दिन उसको लेकर के हम क्वेश्चन को फिर से देख करके हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें वैसे इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए जल्दी, मुझे जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका आंसर तो आपको बताना ही चाहिए, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भील 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला समूह है, जो भारत के कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 37.7% का हिस्सा कवर करता है, यार हिस्सा उसके पास है। इसके बाद गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी और संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। तो ये याद रखना, कभी कभी जनजातियों से संबंधित स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन खूब पूछ ले जाते हैं कि ये जनजातियां कहाँ कहाँ मिलती हैं, रख देगा। अब यूपीएससी को भी स्टेट पीसीएस फॉलो कर रहा है, वो लिख देगा भील जनजातियां निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, और नीचे स्थान लिख देगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और कोई और स्थान लिख देगा, और लिख देगा कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी को फॉलो करता है, तो घुमा फिरा कर इस तरह से प्रश्न बना सकता है। तो आगे चलते हैं, हम इस प्रश्न को देखते हैं। आगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? अब देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है। अब आप कई बच्चे जो है कहेंगे कि ये थीम, अब आपको इसको नोट करना लेना चाहिए कि इस थीम को जो है नोट कर लो। ये मैंने जो है अपने पिछले साल के उसमें कराया भी हुआ है, इस बर्ड को मैंने बहुत अच्छे से कराया है। जो है एक सीरीज हमारी थी पर्यावरण से संबंधित,
उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस सीरीज का। मैंने उस सीरीज में इसको बहुत अच्छे से 2026 के पेपर से पहले इसको कराया था, और वैसे भी यूपीएससी ने इसको हाल के पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी है। ठीक है, तो इसलिए ये थीम हो गई आपकी, इसको याद करना है। और फ्लोरा एंड फौना सीरीज में मैंने इसको पढ़ाया था, हमारी फ्लोरा एंड फौना सीरीज थी, उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, जितनी भी स्पीसीज हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने बताया हुआ, तो इसको नोट कर लो दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी यहाँ पर जो जानकारी दी है उसके अनुसार तो सब हम बताएंगे अभी। तो इसका आंसर आंसर बताइए आप, इसका क्या होगा? ये कहाँ पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी असम में, डी नागालैंड में। तो इसको सबको पता है, बी ही आंसर होगा इसका, सबको पता है इसके बारे में। देख लीजिए इसको, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ठीक है, ये याद रखना। इसकी सबसे बड़ी आबादी राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है। यूपीएससी ने इसी को बताया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। ऐसा कुछ घुमा करके यूपीएससी ने रखा था, कुछ कथन घुमा दिया था उसने, बाकी क्वेश्चन यही था। ठीक है, यह भारत के गंभीर रूप से लुप्तप्राय मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड पक्षी प्रजातियों में से एक है। तो ये याद रखना, यूपीएससी पूछ लेता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है, तो आईयूसीएन का स्टेटस आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम। वनों की कटाई से क्या होता है? ए मृदा अपरदन और अनियंत्रित बाढ़, बी गाद निकालना और विसंतृप्ति, वर्षा और आर्द्रता में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि वनों की कटाई से क्या होता है। सिंपल सा आंसर है, आपको पता ही होगा, ए ही होगा, क्योंकि वनों को काटोगे तो मृदा अपरदन होगा और अनियंत्रित बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, चाहे मैं ही पढ़ देता हूँ। मृदा अपरदन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं। वनों की कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है और हवा या पानी के साथ आसानी से बह जाती है। ठीक, अनियंत्रित बाढ़, पेड़ पानी के बहाव को धीमा करते हैं और मिट्टी को पानी सोखने में मदद करते हैं। पेड़ों के न होने से बारिश का पानी तेजी से बहता है और जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं पढ़ ही देता हूँ इसको आंसर, क्योंकि आंसर बताने में भी 2 मिनट आपको पॉज करने के लिए 1 सेकंड के लिए दिया जाता है। मुश्किल से 5-6 सेकंड में इसको पढ़ भी सकते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित स्थानों पर भूमिगत रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी हैदराबाद, डी मद्रास। अब आपको बताना है, उस समय का प्रश्न है, मेट्रो ट्रेन से संबंधित था ये। तो भूमिगत रेल मार्ग बनाए जा रहे थे, तो इसके बारे में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। इसका आंसर होगा कलकत्ता, बी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। भारत की पहली भूमिगत रेल अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता कलकत्ता में ही सब भारत की सबसे पहली भूमिगत मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कोलकाता मेट्रो की नींव 1972 में रखी गई थी और 1984 में इसका पहला व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 163 नंबर प्रश्न, हाल के वर्षों में मारमुगाव बंदरगाह आपका गोवा में है, का निर्माण तेजी से हुआ है। इसका कारण यह है कि ए आयात में वृद्धि हुई है, भीतरी इलाकों में लौह अयस्क का निर्यात हुआ है, सी बॉम्बे बंदरगाह पर भारी यातायात के कारण होने वाली भीड़ को कम करना है, डी ऊपर सूचीबद्ध सभी कारक। अब आपको इसका आंसर बताना है क्यों ऐसा हो रहा है। मार्गमो बंदरगाह का निर्माण तेजी से हुआ है, उस समय का करंट का क्वेश्चन एक तरीके से बन गया ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उस समय का करंट है, लेकिन मार्गमो बंदरगाह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। इसका आंसर होगा बी, भीतरी इलाकों में लौह अयस्क का निर्यात। अंदर के इलाकों में, जैसे मान लो ये राज्य है, तो अंदर के इलाकों में आपको लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए मारगोवा बंदरगाह का निर्माण तेजी से हुआ है। ठीक, वैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। भीतरी इलाकों में लौह अयस्क का निर्यात। ठीक है, लौह अयस्क का निर्यात गोवा में स्थित मारमुगाव बंदरगाह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, जो मुख्य रूप से अपने भीतरी या आंतरिक क्षेत्रों जैसे गोवा कर्नाटक के कुछ हिस्से से उत्पादित होने वाले लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से जो मतलब लौह अयस्क प्राप्त होता है उसके निर्यात के लिए जाना जाता है। ये कौन? मारमुगाव बंदरगाह गोवा में स्थित है। भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी बंदरगाह से होकर जाता है, जिसके कारण हाल के वर्षों में इसका विकास और निर्माण काफी तेजी से हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए आवंटित राशियां क्या है? अब ये फैक्ट है, उस समय का था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपका इसका आंसर मैं बता दूंगा। ए 23%, बी 28%, सी 33%, डी 38%। तो इसका आंसर वैसे ए है। ठीक है,
बाकी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए है इसका आंसर। ऐतिहासिक संदर्भ, यह प्रश्न यूपीएससी 1979 समान अध्ययन, आपको पता ही है, ये तो लिखा ही हुआ है। जनता पार्टी की सरकार द्वारा तैयार की गई छठी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1978 से 83 की है के मसौदे ड्राफ्ट प्लान में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परव्यय में से विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र के लिए लगभग 23% राशि आवंटित की गई थी, ठीक है। विशेष नोट, बाद में केंद्र सरकार बदलने के कारण इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था और नई कांग्रेस सरकार द्वारा 1980-85 की अवधि के लिए नई छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। गोंडवाना पहाड़ियां कहाँ स्थित है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ए पंजाब में, बी जम्मू कश्मीर में, सी मध्य प्रदेश में, डी नागालैंड में। इसका आंसर जल्दी बताइए मुझे, ये तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। इसको देखना भी है, मैपिंग भी इसकी करनी है आपको, और आपका आउटलाइन मैप आपके पास हो तो आउटलाइन मैप आप रखना, ठीक है। उस आउटलाइन मैप में जो भी राज्य हों उस राज्य के या भारत के मैप में, भारत के मैप बना होगा तो वहां पर इसको आउटलाइन मैप पे लोकेट कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आप एक डायरी बना लीजिए, वहाँ पर आपको थीम लिखनी है, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूँ, कहीं कहीं पर आप खुद भी देख करके थीम आपको तुरंत वहीं पर लिख लेनी है, ठीक है। तो गोंडवाना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, अब देखिए मैं यहाँ पर दोबारा ये मध्य प्रदेश नहीं बोलूंगा, आपको पता है इसका आंसर सी है मध्य प्रदेश। आगे यहाँ से पढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति, गोंडवाना पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। इसके अलावा इनका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और तेलंगाना के नजदीकी क्षेत्रों तक भी फैला है। तो अगली बार यूपीएससी अगर घुमा के प्रश्न बनाएगा तो इसको लिख देगा कि गोंडवाना की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ कहाँ तक फैली हैं, इस तरह से घुमा देगा, ठीक है। नामकरण, इस क्षेत्र का नाम ऐतिहासिक रूप से निवास करने वाली गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है जो भारत के एक प्रमुख आदिम जनजाति है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। झूम खेती किससे संबंधित है, ए आदिवासी लोगों से, बी डेल्टा खेती से, सी सूखी खेती से, डी पहाड़ी लोगों से। अब आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आदिवासी लोग, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। झूम खेती, इसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको कहा जाता है। मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में आदिवासी समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली एक पारंपरिक कृषि पद्धति है, ठीक है। प्रक्रिया, इसमें आदिवासी लोग पहले जंगलों के किसी हिस्से की वनस्पति और पेड़ों को काटकर जला देते हैं, फिर उस साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और मिट्टी की उर्वरता कम होने पर वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो यही सब होता है, आपको पता है, ये तो मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सुपरसोनिक जेट विमानों के कारण क्या होता है, ओजोन परत का विनाश होता है, बी ध्वनि प्रदूषण होता है, सी तंत्रिका तंत्र का टूटना होता है, उपरोक्त सभी होता है। अब आपको इसका आंसर बताना क्या होता है। सुपरसोनिक जेट विमान कहाँ उड़ते हैं और क्या नुकसान करते हैं, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ओजोन परत का विनाश। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ओजोन परत का नुकसान, ऊंचाई, उच्च ऊंचाई, मतलब इसको समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमान अपने ईंधन दहन से भारी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं। ये रसायन ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। अन्य प्रभाव, हालांकि ये विमान अत्यधिक तीव्र गति के कारण ध्वनि प्रदूषण, सोनिक बूम भी पैदा करते हैं, ठीक है। तो बहुत तेज चलते हैं तो इनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। फिर से मैंने इनको थोड़ा सा कारण और असर के लिए लिख दिया है, तो आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे पढ़ते हैं हम। हाल ही में यह पाया गया है कि मिट्टी की अम्लता निम्न कारणों से बढ़ती है। ए क्षारों के अपवाह से, बी अमोनिया का बढ़ता उपयोग से, सी यूरिया का बढ़ता उपयोग से, डी रॉकेट फास्फोरेट का बढ़ता उपयोग से। अब आपको बताना है इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्षारों का अपवाह। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्षारों का अपवाह, लीचिंग वे ऑफ बेसिस। क्षारों का अपवाह, मिट्टी की अम्लता बढ़ने का मुख्य प्राकृतिक कारण मिट्टी से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का पानी के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाना अपवाह या लिंचिंग है, ठीक है। ये क्षार बह जाते हैं तो मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक, हालांकि अमोनिया या यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भी दीर्घकालिक रूप से मिट्टी अम्लीय होती है, लेकिन बुनियादी भौगोलिक और भूवैज्ञानिक
प्रक्रिया के संदर्भ में क्षारों का अपवाह ही इसका प्राथमिक उत्तर माना जाता है। 1979 में पूछा गया तो आगे लिख दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चीन ने वियतनाम पर हमला क्यों किया? उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको चाहो तो छोड़ सकते हो और चाहो तो मुझे बताइए, तो मैं इसको पढ़ा ही देता हूँ। वैसे इसका आंसर बताइए। चीनी क्षेत्र के विरुद्ध सशस्त्र उकसावे और अतिक्रमण के संबंध में, सोवियत संघ के साथ वियतनाम के गठबंधन के संबंध में, कंबोडिया के वियतनाम की संलिप्तता के संबंध में, डी पैरासेल द्वीप विवाद के कारण। अब आपको 169 नंबर का आंसर बताना, जल्दी बताइए। चीन ने वियतनाम पर हमला क्यों किया? इसका आंसर होगा ए। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 17 फरवरी 1979 को जब चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया, उस समय का करंट अफेयर इसलिए पूछा गया, तो उसने इस युद्ध को आधिकारिक तौर पर वियतनाम के खिलाफ आत्मरक्षा में जवाबी हमला, सेल्फ डिफेंसिव काउंटर अटैक अगेंस्ट वियतनाम का नाम दिया था। चीन ने आरोप लगाया था कि वियतनाम सेना लगातार सीमा पार करके चीनी नागरिकों और बुनियादी ढांचे को नुकसान बना रही है, निशाना बना रही है। ठीक है, वास्तविक या गुप्त कारण क्या थे? तो हालांकि वास्तविक भू राजनीतिक कारण कंबोडिया में वियतनाम का सैन्य हस्तक्षेप और सोवियत संघ के साथ उसका बढ़ता सैन्य गठबंधन था। तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी भी हो सकता है, लेकिन आधिकारिक युद्ध की घोषणा और तत्कालिक कारण के तौर पर विकल्प ए ही सबसे सटीक उत्तर है। यह प्रश्न भी यूपीएससी तो यह सब आगे लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। समाजवादी प्रतिरूप प्रकट होता है ए मुक्त अर्थव्यवस्था से, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था से, सी सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए। सी ही इसका आंसर होगा। समाजवादी प्रतिरूप, समाजवादी प्रतिरूप का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होना है, ताकि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, असमानता को कम किया जा सके। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व क्या है? इस विचारधारा के तहत आर्थिक गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी स्वामित्व के माध्यम से किया जाता है। भारत ने भी अपनी शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष बल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को इस्लामी गणराज्य घोषित नहीं किया है? इसका आंसर क्या होगा? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अल्जीरिया और डी सऊदी अरब। जल्दी बताइए कि इस्लामी गणराज्य किसने घोषित नहीं किया है? इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इसको आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ाई देता हूँ। सऊदी अरब यह देश एक पूर्ण राजतंत्र है, जिसे आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरब कहा जाता है। इसने कभी भी स्वयं को एक गणराज्य घोषित नहीं किया है। ठीक, अन्य देश जैसे पाकिस्तान और ईरान आधिकारिक रूप से स्वयं को इस्लामी गणराज्य घोषित कर चुके हैं। ठीक है, अल्जीरिया का आधिकारिक नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है, लेकिन इस पुरानी परीक्षा के प्रश्न के अनुसार सऊदी अरब का राजतंत्र होना इसे स्पष्ट रूप से इस श्रेणी में बाहर रखता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। दूसरे आंसर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को। 172 नंबर क्वेश्चन है ना। किस राष्ट्र अध्यक्ष ने अपनी विदेश नीति को मुख्य रूप से मानवाधिकारों पर आधारित किया है? ए बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के द्वारा, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के द्वारा, डी तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नीरे के द्वारा। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर। आपको मानवाधिकार का नाम लेते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए अब तक। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चल के हम इसको पढ़ लेते हैं। मानवाधिकार और विदेश नीति। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जिनका कार्यकाल 1970 से 1981 तक रहा है, ने अपनी विदेश नीति यूएस फॉरेन पॉलिसी का मुख्य स्तंभ मानवाधिकार को बनाया था। ठीक, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की थी कि अमेरिका उन देशों को अपनी सैन्य या आर्थिक सहायता कम या बंद कर देगा जो अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को उल्लंघन करते हैं। इसी नीति के तहत उनके प्रशासन ने कई तानाशाही शासनों की वित्तीय सहायता में कटौती की थी। यह भी प्रश्न 1979 में पूछा गया है। ठीक है, ये कल से मैं कटवाई दूंगा कि इसको आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 173 में उत्तर प्रदेश में चिपको मूवमेंट संबंधित है। अब देखिए उस समय का प्रश्न है, इसलिए उत्तर प्रदेश लिखा है। 2000 के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग हो गए थे, इसलिए इसको अब उत्तराखंड के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड के हिसाब से लिखना चाहिए। उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट संबंधित है। ए हरे पेड़ों की कटाई की रोकथाम के लिए,
बी अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा पुराने वृक्षों की कटाई की रोकथाम के लिए, सरकारी एजेंसियों द्वारा मृत वृक्षों की कटाई की रोकथाम के लिए, डी निजी भूखंडों पर वृक्षारोपण की अनुमति के लिए। अब आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी बताइए। वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। चिपको मूवमेंट यह पर्यावरण रक्षा का एक प्रसिद्ध आंदोलन था जो वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो अब उत्तराखंड का राज्य का हिस्सा है, में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग, विशेषकर महिलाएं, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाती थी, ठीक है, मतलब गले लगा लेती थी। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इनके प्रमुख प्रणेता थे, ठीक है। तो वैसे भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा भी जा चुका है एक दो बार कि चिपको आंदोलन में से कौन जुड़े रहे हैं, तो उसमें आंसर में दे देता है सुंदरलाल बहुगुणा, और 2-3 ऑप्शन देगा, उनमें से कोई एक चूज करना होता है। चलते हैं हम आगे। अनुसूचित बैंक क्या है? एक बैंक जिसमें 1000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। बी आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक। सी एक बैंक जिसमें 10 करोड़ रुपए की जमा राशि हो। एक बैंक जिसमें 100 करोड़ रुपए की जमा राशि हो। तो अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए ये चीज, ये तो आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमी में आपने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर होगा बी, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जो लिस्टेड होते हैं, दूसरी अनुसूची में, उनको अनुसूचित बैंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ अनुसूचित बैंक, भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक। इस अनुसूची में शामिल होने के लिए बैंक की प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल और आरक्षित कोष कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, और बैंक का कोई भी कार्य जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय अधिकतम दूध उत्पादन देती है, ये उत्पादन करती है? ए जर्सी, बी होल्स्टीन, सी लाल सिंधी, और डी आपत्ति। अब इसमें कुछ और ऑप्शन होगा, इसको हटा दो, ऊपर के 3 ऑप्शन में से ही एक आंसर होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा होल्स्टीन, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको भी। होल्स्टीन फ्रीजियन यह दुनिया की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति नीदरलैंड, हॉलैंड में हुई थी। यह गाय अपने काले और सफेद रंग के धब्बों वाले शरीर और बेजोड़ दूध उत्पादन क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अन्य नस्लें जैसे जर्सी गाय के दूध में वसा, फैट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन कुल दूध उत्पादन के मामले में होल्स्टीन सबसे आगे है। लाल सिंधी भारत की एक प्रमुख दुधारू नस्ल है, ठीक, लाल सिंधी, ये नीचे सी ऑप्शन में लिखा होता है ये, ठीक है। बाकी इसका आंसर होल्स्टीन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बढ़िया से आप पढ़िए, और थीम जहाँ जहाँ मुझे लगेगी वहाँ मैं बताता रहूँगा, जहाँ पर नहीं बताता हूँ तो आप खुद भी नोट कर सकते थीम को, ठीक है। इतने समझदार आप हो गए, क्योंकि बताते समय, पढ़ते समय कई सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो बाकी आप लोग मेहनत करिए, 2027 जिनको देना है इस सीरीज को फॉलो करिए। हम पूरा ही 2026 तक पूरा पेपर 48 वर्षों का करा देंगे, फिर एक टेस्ट सीरीज करा देंगे आपकी। इस तरह से जो है आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।